जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न आज हम लोगों की क्लास केमिस्ट्री की क्लास होगी और केमिस्ट्री में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, यानी जो अगली आपकी 2 से 3 क्लासें भी हो सकती हैं केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लोग कवर करेंगे। ये हर परीक्षा में आता है। अम्ल को यानी एसिड, बेस और सॉल्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग नया टॉपिक, और उम्मीद है इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप सबको अच्छा भी लगने वाला है। अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, अम्ल, क्षार, लवण को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में। यानी अम्ल यानी एसिड क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाएंगे, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू में। इसके बाद देखेंगे कि घास में, चने की पत्ती में या अन्य चीज़ों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं, अम्ल राज क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाए। तो शुरुआत करते हैं एसिड से। अम्ल क्या होते हैं? अगर आपसे एक सिंपल सी परिभाषा पूछ ली जाए अम्ल क्या है, तो आपको सिंपल बताना है ऐसे यौगिक जो जल के साथ घुलकर H या हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने भी अम्ल होंगे उनमें आपको हाइड्रोजन आयन निश्चित रूप से मिलेगा, और हाइड्रोजन आयन कौन सा? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो ये पहली पहचान होती है कि अम्ल क्या है। तो ऐसे यौगिक जो जल के साथ घुलकर H+ या हाइड्रोजन धन आयन मुक्त करते हैं या हाइड्रोजन धन आयन प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पॉइंट, ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी कारण इसे आर्हेनियस सिद्धांत भी कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, इसी कारण इसे आर्हेनियस सिद्धांत भी कहा जाता है। कोई भी यौगिक यदि जल के साथ घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन अगर मुक्त कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। और ये सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया, इसलिए इसे आर्हेनियस या आर्हेनियस सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद बात आती है कि अम्ल का पता कैसे लगाते हैं। तो अम्ल का पता लगाने के लिए सबसे पहला तरीका है पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान के बारे में भी अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पीएच मान के बारे में भी। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच का फुल फॉर्म होता है। तो अम्ल का पता लगाने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। अभी देखेंगे कितने से कितने तक पीएच वाले आपके अम्ल होंगे। इसके बाद अगली बात करें तो पीएच मान में आप जब देखोगे, अभी पूरा एक साथ हम बताएंगे कि जो पैरामीटर होगा वो 0 से शुरू होगा और 14 तक होगा। बीच में वैल्यू होगी 7। इसमें 0 से 7 तक के जितनी भी पीएच वैल्यू होंगी ये सब आपके क्या होंगे, ये अम्ल होंगे। और 7 से 14 वाले जितने भी होंगे ये क्षार होंगे। ये सब आपको मालूम है कि 0 से 7 तक की पीएच वैल्यू क्या कहलाती है। तो 0 से 7 तक की पीएच वैल्यू अम्ल होते हैं और 7 से लेकर के 14 तक की पीएच वैल्यू को क्षार कहा जाता है। इसके बाद अगली बात करें अगर यहाँ से, तो जो अम्ल होगा इसका पीएच मान कितने से कितने, तो 0 से 7 तक के बीच वाले जो होंगे पीएच वैल्यू वाले वो आपके अम्ल कहे जाएंगे। इसके बाद अगली बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। देखिए किसी भी अगर पदार्थ की बात करें तो अगर उसमें हम लोग अम्ल और क्षार की बात करेंगे तो अगर हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि 7 से 0 की तरफ बढ़ने पर क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी। और 0 से अगर 7 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लता घटेगी। और जो 7 वैल्यू पर होगा वो क्या होगा, वो उदासीन होगा। उसी जगह अगर क्षारीयता की बात करें तो अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। और अगर 14 से 7 की तरफ आएंगे, यानी इस तरफ आएंगे 14 से 7 की तरफ, तो क्षारीयता घटेगी। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। तो अब यहाँ से हम लोग एक आंसर निकाल सकते हैं कि अगर 0 से 7 के बीच का मिड पॉइंट देखें तो कितना बनेगा, तो ये बनता है 3.5। और इधर अगर बात करें तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 10.5 और 3.5 पीएच वैल्यू मिड वैल्यू बनती है। इसमें हम लोग अभी आगे देखेंगे कि जो 3.5 की वैल्यू है इसके यहाँ से लेकर के अगर इधर की ओर आएंगे तो ये अम्लता बढ़ेगी और यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो अम्लता घटेगी। तो जो 0 से लेकर के 0 से 3.5 तक के अम्ल होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 3.5 के बीच होती है, इनको कहा जाता है प्रबल अम्ल। यानी जितना भी हम लोग 0 के नजदीक आते जाएंगे उतनी ही अम्लता बढ़ती जाएगी और 0 से लेकर 3.5 तक की जो वैल्यू होगी वो प्रबल अम्ल होगी। वहीं अगर पीएच वैल्यू आपकी 3.5 से अगर 7 के बीच है तो इनको दुर्बल अम्ल कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोलेंगे और इसको वीक एसिड बोला जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कहाँ कहाँ से देखे जाएंगे, तो नोट कर लीजिएगा जरा इसको, फिर आगे बढ़ें।
अब यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से 10.5 तक है तो ये क्षार कैसे होंगे? तो ये आपके बन जाएंगे दुर्बल क्षार। और अगर पीएच वैल्यू 10.5 से 14 के बीच है तो ये आपके बन जाएंगे प्रबल क्षार। तो यहाँ से हम लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है और दुर्बल क्षार तथा प्रबल क्षार क्या है, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, अब अम्ल के बारे में चल रहे थे तो पहले अम्ल के बारे में ही देखते हैं। पीएच वैल्यू के खोजकर्ता कौन थे? बहुत बार बताया आप लोगों को, पीएच वैल्यू के खोजकर्ता कौन थे? आंसर दीजिएगा इसका, बहुत बार बता चुके हैं पीएच वैल्यू की खोज किसने की। अब आगे बढ़ते हैं अम्ल में। तो अम्ल में अगर स्वाद की बात की जाए कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो इनका स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहली बात। इसके बाद अगली बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह लिटमस पेपर, यह नीले लिटमस पेपर का रंग किस रंग में बदलते हैं? तो ये नीले लिटमस पेपर का रंग लाल रंग में बदल देते हैं। यानी जो नीला लिटमस पेपर है, अगर उसमें अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाएं तो वो लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? लाल रंग का कर देगा। यानी ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देगा। अब बात आती है, जरा बताइएगा ये लिटमस पेपर किससे बनता है? तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिटमस पेपर किससे बनता है, तो लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेन से, जो कि एक संयुक्त वनस्पति होती है। बायो में हम आपको बता चुके हैं, ये लाइकेन बनते हैं आपके कवक प्लस शैवाल। इन दोनों का जहां पर लक्षण देखा जाए, दोनों का एक साथ, उन्हीं को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन से बायो में क्वेश्चन और बनता है कि लाइकेन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो लाइकेन का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग एक तो लिटमस पेपर बनाने में होता है और दूसरा इनका सबसे ज्यादा प्रयोग जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वायु प्रदूषण की जांच में। अगर कहीं पर भी वायु का प्रदूषण है या प्रदूषित वायु है तो वहां पर लाइकेन होते ही नहीं है, यानी लाइकेन मर जाते हैं। इसीलिए मोस्टली ये शीत ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं लाइकेन, और अगर वायु प्रदूषण हुआ वहां पर तो ये खत्म हो जाएंगे। तो वायु प्रदूषण की जांच करने में लाइकेन का प्रयोग होता है। इसके बाद लिटमस पेपर बनाने में लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका अम्ल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मिथाइल ऑरेंज का रंग कोई यौगिक की कुछ बूंदें डालने से लाल हो जाता है तो वह यौगिक क्या? यानी पूछना ये चाह रहा है कि यदि मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जा रहा है तो मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाने के पीछे जो बूंदें कुछ डाली गई हैं यौगिक की, वह यौगिक कौन सा है जो मिथाइल ऑरेंज के रंग को लाल कर दे रहा है?
तो मिथाइल ऑरेंज का रंग यदि लाल हो जा रहा है तो उसमें जो यौगिक डाला गया है वो है अम्ल। तो यहाँ से आपको एक बात और याद रखनी है कि मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल कर देता है कौन? अम्ल। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दो पूछे जाते हैं। पहला, नीले लिटमस पेपर का रंग लाल कर देगा तो भी क्या होगा आपका? तो भी वो अम्ल होगा, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करेगा? तो अम्ल करेगा। अभी पढ़ेंगे लाल को नीले में, फिर मिथाइल ऑरेंज तो वो क्षार हो जाएगा। फिर मिथाइल ऑरेंज का रंग यदि लाल हो जा रहा है तो भी वो क्या होगा? अम्ल होगा। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब आते हैं इसके आगे। अम्ल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिए इसके बारे में अभी हमने बताया आपको कि एसिड कितने तरीके का होता है। दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं दुर्बल अम्ल और एक को बोलते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल को बोला जाता है वीक एसिड, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें हमने बताया जो दुर्बल अम्ल होंगे उनकी पीएच वैल्यू कितने से कितने के बीच होगी? तो उनकी पीएच वैल्यू होगी 3.5 से 7 के बीच में। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे इनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो इनकी पीएच वैल्यू होती है 0 से 3.5 के बीच में। तो नोट कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 7 से 0 पर जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी या घटेगी? तो 7 से यदि 0 की तरफ आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी, और वहीं 0 से अगर 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लता घटेगी। यानी दोनों तरफ से 7 के जितना नजदीक होंगे अम्लता और क्षारीयता दोनों कम होती। नोट करिएगा इसको जल्दी से। इसके बाद अब अगली बात आती है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पहचानेंगे कैसे। देखिए जो भी दुर्बल अम्ल होते हैं ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं। इसका कारण है क्योंकि यह प्राकृतिक होते हैं। जितने भी प्राकृतिक हैं अम्ल वो सभी आपके मोस्टली दुर्बल अम्ल होते हैं, लेकिन जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हैं ये सब कृत्रिम रूप से बनाए गए, यानी शरीर के लिए हानिकारक है। कौन से? तो शरीर के लिए हानिकारक है आपके प्रबल एसिड, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। मोस्टली इसमें कृत्रिम रूप से ही बनाए जाते हैं, इसलिए ये शरीर के लिए हानिकारक है। पिछली किसी परीक्षा में पूछा गया था, हमें ध्यान नहीं है कि कौन से अम्ल ऐसे हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो प्रबल अम्ल शरीर के लिए हानिकारक है क्योंकि ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राकृतिक रूप में जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि घास में, अभी सब पढ़ेंगे, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में पाया जाने वाला अम्ल प्राकृतिक होगा जो कि है आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल एक प्राकृतिक है, हालांकि कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है ये आपका एक प्राकृतिक है क्योंकि घास में ये पाया जाता है।
तो उसी तरीके से अगर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें यानी मजबूत अम्ल, तो इसके उदाहरण आप नोट कर सकते हो। इसके उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं, क्योंकि प्रबल है, तो इसके लिए हम लोग जैसे कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर जो होता है, इसमें जो अम्ल प्रयोग किए जाते हैं ये आपके कृत्रिम अम्ल होते हैं, और ये कृत्रिम अम्ल जो होंगे ये शरीर के लिए हानिकारक होंगे, और इसमें प्रयोग किया जाता है कार्बनिक अम्लों का। कार्बनिक अम्ल इनको कहा जाता है, यानी इनको कार्बोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, कार्बनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड। इनका सूत्र की बात करें तो हो जाता है H2CO3। H2CO3 ये आपके कार्बोनिक अम्ल है, और जो कि कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में जो अम्ल पाया जाता है तो वो किस प्रकार के अम्ल हैं, तो वो एक कार्बोनिक अम्ल है या कार्बनिक एसिड है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जो आपका खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो आपका खट्टापन कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में जो होता है वो होता है आपका फास्फोरिक अम्ल के कारण। फास्फोरिक अम्ल के कारण, तो नोट कर लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में खट्टापन किसके कारण, फास्फोरिक एसिड के कारण, जिसका सूत्र होता है H3PO4। H3PO4। तो ये आपके कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और ये आपके प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो अम्ल से एक बात आपकी पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, अम्ल विद्युत के सुचालक होंगे या कुचालक होंगे? अम्ल विद्युत के होंगे। ऑप्शन है सुचालक, कुचालक या आपको दे सकता है दोनों, यानी ए और बी करके दे सकता है, या नन ऑफ दीज। बताइए अम्ल विद्युत के क्या होंगे, सुचालक या कुचालक? ये क्वेश्चन काफी बार अब आने लगा है, तो यहाँ से क्या आंसर करेंगे आप? ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या आंसर लगेगा सर? अम्ल होंगे विद्युत के सुचालक, कुचालक। याद रखिएगा अम्ल विद्युत के हमेशा सुचालक होते हैं, तो ये क्या होंगे? सुचालक होंगे, जबकि क्षार कुचालक होते हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हम लोग कुछ वीक एसिड के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन वाइज भी चाहो तो नोट कर लेना, या आप लोग हेडिंग डाल के नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राकृतिक में शुरुआत करते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल में सबसे पहला क्वेश्चन, चाय में अम्ल कौन सा पाया जाता है?
चाय में अम्ल कौन सा पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बाद ये सब दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड। तो पहले वीक एसिड पढ़ रहे हैं, इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और उनके प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो चाय में, इसके बाद जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, घास में। अगला जैसे आपसे पूछ सकते हैं मक्खन में, मक्खन में। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं सिरका में। इसके बाद सिरका में। इसके बाद खट्टे फलों में या कच्चे फलों में। इसके बाद पके फल में। इसके बाद सेब में। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहले इतने सॉल्व करते हैं, बताइए। दिख रहा है आप लोगों को? पहले पढ़ा चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं वो कमेंट करें जल्दी। जो लोग पढ़ चुके हैं वो कमेंट करें। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाय में पाया जाता है टेनिक अम्ल। चाय में टेनिक। इमली अंगूर में आप सब लोग जानते हैं टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद घास में, तो घास में भी आप पढ़ चुके हो, बेंजोइक एसिड आपका घास में पाया जाता है। मक्खन में, मक्खन में आपका ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड। सिरका में आप सब लोग जानते ही हो, सिरका में कौन सा हमें बताया, बताइए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके बाद खट्टे फल या कच्चे फल, इनमें कौन सा, खट्टे फल या कच्चे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बताइए। खट्टे फल या कच्चे फल, मालूम है सबको, बता नहीं रहा। खट्टे फल तथा कच्चे फल, इसमें कौन सा पाया जाएगा, बताइए। खट्टे फल तथा कच्चे फल में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। पके फल में मैलिक एसिड, मैलिक। सेब में, इसमें भी मैलिक। तो नोट कर लीजिएगा, जैसे आपसे पूछ लेगा पके आम में कौन सा, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगली बात करें और आगे, तो जैसे आपसे पूछा जाता है गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है चींटी और बर्र जो काटती है उसमें कौन सा अम्ल होता है। इसके बाद जैसे आपसे पूछ सकता है करेले में कसैलापन, कसैलापन
जैसे आपसे पूछ सकता है मूली में कसैलापन। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, नोट करिएगा जल्दी से। इसके बाद यहीं पर लिखना चाहो तो लिख लेना मिर्च में तीखापन। मिर्च से ही एक और पूछा जाता है मिर्च का लाल रंग। इसके बाद यहीं से आपसे क्वेश्चन एक बनता है आंवले में। आंवले नोट करिएगा आंवले में। इसके बाद पालक और टमाटर में। पालक व टमाटर में। पालक व टमाटर में। इसके बाद मानव शरीर में थकान का अनुभव किस अम्ल के जमाव के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हालांकि इसके बारे में आप लोग ज्यादातर जानते हो कि मानव में शरीर में थकान का कारण कौन सा अम्ल है। बताइए, आंसर करिए जल्दी। नोट कर लिया, आंसर करो भाई। बताएं। सबसे पहला दिया गया है गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसमें ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूटेनिक अम्ल गेहूं में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा। ग्लूटेनिक। चींटी और बर में इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। यहीं पर नोट करना चाहना तो मधुमक्खी भी यहीं पर नोट कर लीजिएगा, मधुमक्खी में भी यही पाया जाता है। इसके बाद अगला लिखा हुआ है कि करेले में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। करेले बताइए। करेले में जो कसैलापन होता है ये किसके कारण होता है। ये होता है मेमोडिकोसाइड के कारण। मेमोडिकोसाइड के कारण करेले में कसैलापन पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। करेले में कसैलापन मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। मूली में कसैलापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली में कसैलापन आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण। तीखापन कैप्सेसिन के कारण। और अगर पूछ लिया जाए कि मिर्च में लाल रंग, तो ये होता है कैप्सेथ्रिन के कारण। कैप्सेथ्रिन अगर पूछा जाएगा तो लाल रंग होता है कारण इसका, और तीखापन का कारण कैप्सेसिन होता है। सिन और थ्रिन में अंतर याद रखिएगा। थ्रिन में बात करेंगे कैप्सेथ्रिन तो ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी हो जाएगा, और अगर सिन की बात करेंगे तो ये आपका तीखापन के लिए उत्तरदायी होगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ है आंवले में कौन सा। तो आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में। नोट कर लीजिएगा, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड। पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक अम्ल ये पालक और टमाटर में होता है।
मानव और के शरीर में थकान का अनुभव किसके कारण होता है? ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। वहां पर हमने आपको बायो में बताया था जो पायरुविक अम्ल होता है शरीर में, वही पायरुविक अम्ल मांसपेशियों में जमा होने लगता है, जिसके कारण वो कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में। इसी के कारण शरीर में थकान महसूस होने लगती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने, नोट कर लीजिएगा। अगर कभी आंवले में कसैलापन पूछ ले तो याद रखिएगा, आंवले में कसैलेपन का कारण होता है टेनिन एसिड, टेनिन अम्ल। आंवले में कसैलेपन का कारण होता है टेनिन एसिड। ये पॉइंट याद रखिएगा, टेनिन या टेनिन के कारण आंवले में कसैलापन होता है। एसिड हटा दीजिएगा, टेनिन के कारण, टेनिन रसायन के कारण आंवले में कसैलापन होता है। तो यहाँ से करेले में कसैलापन, मेमोडिकोसाइड मूली में तीखापन या चरपराहट आइसोसाइनेट के कारण, मिर्च में कैप्सेसिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेक्रिन के कारण, आंवले में खट्टापन यानी अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड, आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण, पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल के कारण, मानव शरीर में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के कारण। और कौन सा अम्ल लैक्टिक अम्ल बदलता है? पायरुविक अम्ल बदलता है लैक्टिक एसिड। गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल, चाय में टेनिक, इमली अंगूर टार्टरिक, घास में बेंजोइक, मक्खन में ब्यूटेरिक, सिरका में एसिटिक, खट्टे फल और कच्चे फलों में सिट्रिक, पके में मैलिक और सेब में भी मैलिक अम्ल। या पके आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पके आम में भी मैलिक एसिड पाया जाता है। पके आम में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है? अगर ये पूछा जाए तो पके आम में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है आपका आम। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि अम्ल का राजा कौन है? तो अम्ल का राजा है आपका आम। अच्छा, किंग ऑफ ऑल मैंगोज, अम्ल तो है, आम तो है फलों का राजा, लेकिन राजाओं का राजा यानी किंग ऑफ ऑल मैंगोज, सभी आमों का राजा कौन सा है? कमेंट करिएगा। और आमों का जो राजा है इसके बारे में हमने बताया था, किंग ऑफ ऑल मैंगोज। और इस किंग ऑफ ऑल मैंगोज का जीआई टैग किस राज्य के पास है ये भी बताइएगा। जीआई टैग की क्लास में बता चुके हैं, बताइएगा जल्दी। इसके बाद अगला, अब आते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो अगली हेडिंग डाल दीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पर आपको प्रयोग भी पढ़ने पड़ेंगे। तो अगली हेडिंग डालिएगा जटिल अम्ल या प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड और उनके प्रयोग, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। अब हम लोग इसको जरा सा पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी परीक्षाओं में पूछा भी गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जटिल अम्ल को सरल अम्ल में कैसे बदला जाएगा। जटिल अम्ल को सरल अम्ल में बदलते हैं। 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन ऐसे देगा। पहला ऑप्शन, अम्ल में पानी को डाला जाता है। दूसरा ऑप्शन होगा, पानी में अम्ल को डाला जाता है। तीसरा ऑप्शन होगा, अम्ल में अम्ल को डाला जाता है। और चौथा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछा गया कि जटिल अम्ल कोई भी हो, अगर उसे हमें सरल अम्ल में बदलना है तो हम उसे कैसे बदलेंगे। बता चुके हैं, जरा बताइएगा।
ध्यान रखिएगा, आप में से ज्यादातर लोग जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो शायद याद होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, गलती क्या कर दोगे, गलती ये करोगे कि अम्ल में पानी को मिला दोगे। इससे अम्ल में अगर पानी मिलाया जाएगा तो वो कभी भी जटिल से सरल में नहीं परिवर्तित होगा, वो जटिल का जटिल ही रहेगा। जटिल से सरल अम्ल में बदलने के लिए हमें दूसरी वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, यानी पानी में इस जटिल अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं और इस जटिल अम्ल को सरल अम्ल में बदल लेते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, जिससे आपका जटिल अम्ल सरल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला है HCl, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर हम ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है 2-2, 3-3 घंटे तक अपलोडिंग होती रहती है, यानी सर्वर अगर डाउन हो गया तो फिर अपलोड होने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए आपको वीडियो थोड़ा सा बीच में भी दिक्कत में हो रहे थे, तो कई बार हमें रात में जगना भी पड़ता है, रात में जग करके देखना पड़ता है, तो ये चीज़ें हो रही थोड़ा सा। तो उम्मीद है आप सबको क्लास समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में HCl से। तो आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं। कमेंट और लाइक करते रहिएगा अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो। जो क्वेश्चन पढ़ते हो उसका कमेंट जरूर किया करो, तो चीज़ें अगर आप कमेंट करोगे तो आपको याद होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।